जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा सामान्य अध्ययन सीरीज आपका 18 आज आपका होगा और आज डेट आपकी जो है 9 अगस्त सन 2023। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि अगर आप बिहार का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं या फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती आप दे रहे हैं, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म आप जरूर याद करके दिएगा, तैयार करके जाइएगा। निश्चित रूप से जो है यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होगी, क्योंकि बिहार जो है इन दोनों धर्मों का जो है केंद्र बिंदु रहा है। महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से है? शाक्य वंशी दिया है, ज्ञात्रिक वंशी दिया है, कुषाण वंशी दिया है, या फिर एक दिया है आपका इक्ष्वाकु वंशी। यहाँ पे जो 4 वंश आपके दिए गए हैं, पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का संबंध जो है वह किस वंश से है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, मैं आपको पहले ये बता दूँ, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे था? तो ऑप्शन बताइएगा शाक्य वंशी, है ना। महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से था और इनके जो पिता और माता का नाम था शुद्धोधन एवं महामाया। शुद्धोधन जो है इनके पिता का नाम, महामाया इनकी माता का नाम था। जन्म के उपरांत ही जो इनकी माता का देहावसान हो गया था। परिणामस्वरूप इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था और यही जो है बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला बनी थी। तो प्रश्न का उत्तर तो आपका हो जाएगा शाक्य वंशी। अब जो है अन्य पे चर्चा कर लिया जाए। ज्ञात्रिक वंश से कौन रिलेटेड है? तो महावीर स्वामी का संबंध जो है ज्ञात्रिक वंश से है। कुषाण वंश के कौन थे? कनिष्क थे। और याद रखिएगा इक्ष्वाकु वंशीय कौन थे? तो भगवान श्री रामचंद्र का संबंध जो है इक्ष्वाकु वंशीय था, है ना। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आयोजित होने वाली पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? यह आपसे पूछा गया है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। चारों का आयोजन स्थल आपसे पूछा जाता है, चारों के अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है और चारों का किसके शासनकाल में आयोजन हुआ था, यह आपसे पूछा जाता है। ये 10 मिनट में, 5 मिनट में या 3 मिनट में इन सबको कवर करते हैं। पहले मैं प्रश्न का उत्तर आपको दे दूँ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पहली बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। राजगृह सप्तपर्णी गुफा में जो है ये इसका आयोजन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और याद रखिए किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। जस्ट उनकी मृत्यु के बाद यानी 483 ईसा पूर्व जो है इसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा अजातशत्रु शासनकाल में, राजगृह सप्तपर्णी गुफा में, अध्यक्ष महाकश्यप। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल में और अध्यक्ष इसके कौन थे? साओ कमीर थे। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, 251 ईसा पूर्व हुई थी अशोक के शासनकाल में और मोगली पुत्र तिष्यदोहे इसके अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन आपका हुआ था वह कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में और इसके अध्यक्ष जो हैं वसुमित्र थे, है ना। तो ये चीज़ें सब मैंने आपको बता दी बौद्ध संगीति के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। महात्मा बुद्ध का निर्माण किस राज्य में हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। मल्ल दिया है, अंग दिया है, मगध दिया है या फिर वत्स दिया है। महात्मा बुद्ध का निर्माण यानी उन्होंने किस राज्य में प्राप्त किया था निर्माण? तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो उनकी मृत्यु जो है उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कुशीनगर में जो है इनको निर्माण की प्राप्ति हुई थी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं गया है। ऑप्शन में प्राचीन 16 महाजनपद है उनका उल्लेख दिया गया है और इस प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। मल्ल साम्राज्य में जो है इनको निर्माण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व भूगोल से लिया गया है, जनजातियों से रिलेटेड है। नार्डिक जनजाति निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? यह आपसे पूछा गया है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र दिया है, विषुवतरेखीय क्षेत्र दिया है, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र दिया है और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भाग दिया है। किस क्षेत्र में नार्डिक प्रजाति पाई जाती है? ऑप्शन में यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा नार्डिक प्रजाति जो है ऑप्शन सी आपका है सही होगा, स्कैंडिनेवियन रीजन में पाई जाती है। नार्डिक में लैप्स क्षेत्र जो है इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको जो दिया गया प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा। इंडियन ज्योग्राफी का है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन भी है। भारतीय मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु जिसका नाम केप केमोरिन है, केप केमोरिन कहिएगा या फिर इसी को आप कह सकते हैं कन्याकुमारी।
तमिलनाडु राज्य में है यह स्थित है। ऑप्शन क्या दिया उसको पहले देखते हैं। मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु, सॉरी यहाँ उत्तरी की बात हो रही, प्रश्न ही मुझे कुछ गलत लग रहा है, मिस टाइपिंग यहाँ पे हो गया है। पहली चीज़ मैं यहाँ पे कुछ करेक्शन करना चाहूँगा। हाँ, पहली चीज़ मैं यहाँ पे कुछ करेक्शन करना चाहूँगा। एक तो यहाँ पूछा गया कि उत्तरी बिंदु की बात हो रही है, जो कि उत्तरी बिंदु नहीं है बल्कि दक्षिणी बिंदु है ना। उत्तरी बिंदु तो आपका इंदिरा काल है, अब वो आपका कहाँ पड़ता है, लद्दाख में है, तो उत्तरी बिंदु नहीं होगा बल्कि दक्षिणी बिंदु होगा। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु इसको पढ़ा जाए कन्याकुमारी है, और ये कहाँ पे, अब इसको देखते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में दिया है, विषुवत रेखा के दक्षिण में दिया है, मकर रेखा के दक्षिण में दिया है, या फिर विषुवत रेखा के उत्तर में दिया है ना। मैं आपको बता दूँ एक चीज़, कन्फर्म कर दूँ यहाँ पे। देखिए भारत आपका कुछ ऐसे है, ये क्या है आपका भारत है। अब भारत में यहाँ कहीं आपका पड़ेगा कन्याकुमारी। अब भारत के दक्षिण से जाती है क्या, विषुवत रेखा, ठीक। तो कन्याकुमारी जब यहाँ पे है तो जो कन्याकुमारी की स्थिति है विषुवत रेखा के सापेक्ष क्या पड़ेगा, ये विषुवत रेखा के उत्तर में पड़ेगा। तो अगर ये ऑप्शन कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। क्या दिया है, विषुवत रेखा के उत्तर में निश्चित रूप से ऑप्शन डी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए। कन्याकुमारी की स्थिति जो है विषुवत रेखा के उत्तर में है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्क रेखा के उत्तर में हो नहीं सकता है, क्योंकि भारत के बीचों बीच जो है कर्क रेखा जाती है। इसके बाद विषुवत रेखा के दक्षिण में, विषुवत रेखा के दक्षिण की बात करेंगे तो कहीं यहाँ कहीं आपका होना चाहिए, वो भी गलत है। और मकर रेखा के दक्षिण में कहेंगे तब भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही एप्रोप्रिएट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विषुवत रेखा के उत्तर में आपका कन्याकुमारी स्थित है। हाँ, प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन देशों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। निम्न में से उस राज्य का नाम बताना है जो 3 राज्यों या 3 देशों से सीमा अपनी साझा नहीं करता है, आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर सिक्किम। देखिए पश्चिम बंगाल दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया है और सिक्किम दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मैं आपको बता दूँ, पहले फिर एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा, मेघालय। मेघालय की सीमा केवल एक देश को स्पर्श करती है और वह आपका बांग्लादेश है, ठीक। इसके अलावा जो शेष आपको बच रहा है, मतलब पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 3 ऐसे हैं जिनकी सीमा 3 देशों को स्पर्श करती है। सिक्किम की बात करिएगा, नेपाल, चीन और भूटान की त्रिसंधि पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश भूटान से स्पर्श करता है, चाइना से स्पर्श करता है और पूर्व में म्यांमार से भी स्पर्श करता है। पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से भी टच करता है, नेपाल से भी करता है और भूटान से भी करता है। तो एकमात्र ऐसा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघालय, जो केवल एक देश को टच करता है। प्रश्न संख्या 7 की अगर बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस से लिया गया क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आप इसको बताने की कंडीशन में होंगे। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति या फिर सिंघवी समिति। तो 3 समितियाँ मैं आपको बता दूँ, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और सिंघवी समिति, ये आपकी जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सी सही। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध पंचायती राज प्रणाली से नहीं है, बल्कि ये जो है 42वें संशोधन से संबंधित है। इसी समिति के प्रस्ताव पर भारतीय संविधान में 42वां अमेंडमेंट किया जाता है, और कब किया जाता है तो आप बताइएगा, 1946 में, सॉरी 1976 में किया जाता है, और इसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का छोटा संविधान भी कहते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन होगा, पॉलिटिकल साइंस से यह क्वेश्चन भी लिया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 148 है, 165 है, अनुच्छेद 76 है या फिर अनुच्छेद 61 है। किस संशोधन के या किस अनुच्छेद के तहत भारत के जो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनकी नियुक्ति होती है। पहले इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ, फिर बाकी ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है, राष्ट्रपति के सलाह पर। और याद रखिएगा, ये भारत का जो है, भारत सरकार का, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा जो है क्या होता है, पदाधिकारी होता है, या कानूनी मामले में क्या अगला स्टेप लेना है सरकार को ये सलाह देता है ना। 76 आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र जो है, यह आपका अपने कार्यकाल को धारण करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। लोकसभा की बैठक में शामिल होगा, लेकिन कभी अपना वोटिंग नहीं करता, याद रखिएगा। अच्छा, नियुक्ति और भी है। अनुच्छेद 165 की अगर बात करिएगा तो 65 के तहत
जो सालिस्टार जनरल होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। राज्यों में जो पद आपका महान्यायवादी का होता है केंद्र सरकार में, वही पद आपका जो है महाधिवक्ता का होता है। 165 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। 148 भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है 148 के तहत। यानी 76 के तहत आपका क्या होता है, 76 के तहत जो है, हाँ 76 के तहत जो है आपका महान्यायवादी की नियुक्ति होगी। 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। 148 के तहत नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 61 भारतीय संविधान में महाभियोग जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसका उल्लेख करता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, अगर यहाँ पे आप 9 की बात करिएगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आप ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं? ब्यूटी विटामिन के नाम से कौन सा जाना जाता है? विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन के है और विटामिन ई है। तो ब्यूटी विटामिन के रूप में विटामिन ई को जाना जाता है। त्वचा संबंधी जितनी बीमारियां होती हैं इसकी कमी से होती हैं। बंध्याकरण संबंधित है और टोकोफेराल जो है इसका क्या है, नाम होगा रासायनिक नाम। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी आपका, हाँ विटामिन डी है, डी जो आपका है कैल्सीफेराल है। और विटामिन के जो आपका होता है वह प्रोथाम्बिन होता है, फिलोक्विनोन होता है ना। सेशन का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आप कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं? राइबोसोम दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, गोल्गी बॉडी दिया है और लाइसोसोम दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, गोल्गी बॉडी ट्रैफिक मैसेंजर है और लाइसोसोम को जो है आप क्या कहते हैं, सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं। तो ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने प्रॉपर इसको देखा होगा, प्रॉपर इसको नोट किया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।